Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about phase plane diagrams for linear system. ये हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिडर की है, केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में आपको उसी तरह से, क्योंकि लीनियर सिस्टम हमने लिया हुआ है 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको 2 आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं। लेकिन इस केस में जो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी और एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी। तो नेगेटिव को हम λ1 से और जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी उसको हम λ2 से डिनोट कर लेंगे। ये सिस्टम है x प्राइम इक्वल टू -x प्लस 3y, y प्राइम इक्वल टू 3x माइनस y। इस लीनियर सिस्टम के लिए हमें फेज प्लेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसमें से जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको अलग कर लिया। अब इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, जो कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए देखें, यहाँ पे -2 मिलेगा और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपको -8 मिलेगा। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0 के इक्वल मिली। इसको हमने फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर हमें मिले लैम्डा प्लस 4 और लैम्डा -2। तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ मिली जो कि आइगन वैल्यूज़ हैं, एक -4 और एक +2। अब दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो नेगेटिव होगी उसको हम λ1 से और पॉजिटिव को λ2 से डिनोट कर लेंगे। इसके बाद हमें इन दोनों के लिए आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। तो पहले हम नेगेटिव आइगन वैल्यू के लिए λ इक्वल टू -4, ax इक्वल टू λx, इसे हम फिर लिख लेंगे a प्लस 4i x इक्वल टू 0। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के, इनमें हमने क्या करना है, 4 को ऐड करना है। तो 4 को ऐड किया तो ये 3 3 3 3 ये मिल जाएगा। इससे आपको इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम मिलेंगी, 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख लेंगे x1 इक्वल टू -x2। अगर आप x2 को 1 ले लें तो x1 आपको मिलेगा -1। तो ये आपको आइगन पेयर मिलेगा -4 और इसके साथ आइगन वेक्टर है -1 1। फिर हम जो पॉजिटिव आइगन वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ax इक्वल टू λx जो कि इक्वेशन है आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए वो लिखी, इसे हम a-2i x इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो अब क्या करना है, हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें -2 जो है उसको ऐड करना है। तो -2 को ऐड किया तो ये मिला आपको -3 3 3 -3। मल्टीप्लाई करने से आपको दोनों इक्वेशन सेम मिलेंगी, -3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू x2। अब x2 को आप 1 ले लें तो x1 भी आपको 1 मिलेगा। तो दूसरा आइगन पेयर आपको मिलेगा 2 आइगन वैल्यू और 1 1 आइगन वेक्टर। तो चूंकि 2 हमें आइगन पेयर इस सिस्टम के लिए मिल चुके हैं, तो हम इस सिस्टम के लिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वो हम फिर ये लिखेंगे, एक हम लिख रहे हैं e की पावर -4t -1 1 और दूसरा e की पावर 2t 1 1। अब चूंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन से हमें गिवन सिस्टम के लिए जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, c1 e की पावर -4t -1 1 प्लस c2 e की पावर 2t 1 1। और c1 c2 आपको पता है दोनों रियल नंबर्स हैं। बिल्कुल सेम फर्स्ट केस की तरह हम क्या करते हैं, इनमें से c2 को पहले 0 ले लेते हैं और c1 के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ऑर्बिट जो है। फिर हम c1 को 0 ले लेंगे और c2 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव रख के इसके ऑर्बिट फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में हम इन दोनों को नॉन ज़ीरो लेके चेक कर लेंगे। तो पहले हम c2 को 0 लेते हैं तो ये टर्म सारी ख़त्म होगी। तो एक्स वाई आपके पास रह गया c1 e की पावर -4t -1 1 ये। अब देखिए इसमें x जो है, जब आपका c1 पॉजिटिव हो
तो x जो है ये आपके पास नेगेटिव है और y आपके पास पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता है कि हमें ये इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी x को अगर आप नेगेटिव रखें -1 तो y आपको +1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जब x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो जो ग्राफ बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, और ये क्या है, ये x एक्सिस के साथ 3π/4 एंगल बना रहा है, π/2 ये और π/4 ये, और दोनों का सम जो है ये 3π/4 बन जाएगा। फिर अगर आपका C1 जो है ये नेगेटिव हो, जब ये नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव की मौजूदगी में x आपके पास पॉजिटिव और y जो है ये नेगेटिव आएगा, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, तो चूंकि इक्वेशन जो है ऑर्बिट की वो मिलेगी y इक्वल टू -x, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और हैं दोनों सेम, दोनों 1 1 है, दोनों 2 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं। तो फिर ये जो है ऑर्बिट बन रहा है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ -π/4 के एंगल से बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो डायरेक्शन देखने के लिए ये भी प्रोसीजर हम पहले देख चुके हैं। ये हमारे पास सिस्टम था। अभी हमने जो ऑर्बिट देखे हैं वो हमने एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में हमें पता है x हमारा नेगेटिव और y जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें x -1 और y +1 रखें तो आपको x प्राइम क्या मिलेगा, पॉजिटिव। x प्राइम जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पे डायरेक्शन होती है। इसी तरह से x आपने -1 लेना है और y +1 लेना है। तो जब करेंगे तो y प्राइम आपको नेगेटिव मिलेगा। y प्राइम नेगेटिव मीन के y की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव y एक्सिस की साइड पे आई है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने लिखना है। तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी अप्रोच टू ऑरिजिन। फिर हम देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x +1 और y -1 रखें तो ये दोनों को नेगेटिव मिलेंगे। तो x प्राइम नेगेटिव तो x की डायरेक्शन जो है ये यानी हॉरिजॉन्टल जो है ये अलोंग द -x डायरेक्शन होगी। फिर क्योंकि x आपने +1 लेना, y -1 लेना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो y प्राइम आपको +4 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, पॉजिटिव y एक्सिस की साइड पे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन फिर ये होगी। ठीक है, यानी दोनों जो हैं ये अलोंग द ऑरिजिन होंगे। फिर हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, वो भी चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अब C1 को 0 लेना है और C2 को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करना है, जिनके ऑर्बिट हमें पता है एक फर्स्ट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो जब C1 को 0 लें तो सोल्यूशन हमारा एक्स वाई रह जाएगा C2 इक्वल e⁻²t 1 1। अब C2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या कि x भी आपका पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो उसके लिए आपको जो ऑर्बिट की इक्वेशन मिलेगी वो y इक्वल टू एक्स मिलेगी। y इक्वल टू एक्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ π/4 एंगल जो है वो ड्रा कर रहे हैं। अब देखें ये अगर आपका C2 नेगेटिव हो तो C2 e⁻²t 1 1, यानी C2 नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट इन दोनों पे पड़ेगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये दोनों नेगेटिव हों तो आपका जो ऑर्बिट है वो तो y इक्वल टू एक्स ही होगा, क्योंकि जो x है वही आपको y मिल रहा है। लेकिन दोनों नेगेटिव होने से जो आपका ऑर्बिट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इनके लिए देख लेते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है, वैसे यहाँ पे मैंने वाज़िया तो की हुई है लेकिन ये वाज़िया कैसे की है इसको देख लेते हैं। ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x भी आपका पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों आप 1 1 यहाँ पे रखें तो x प्राइम आपको पॉजिटिव मिल रहा है, y प्राइम जो है ये भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। x प्राइम पॉजिटिव मीन कि
डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है, वाई प्राइम पॉजिटिव मीन कि इसकी डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड पे है। तो दोनों का रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन फिर ये होगी ऑर्बिट की। फिर इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स और वाई दोनों आपको नेगेटिव लेने हैं, यानी दोनों आप नेगेटिव वन ले लें, दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये देखें ये भी आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इसका चूंकि कोफिशिएंट बड़ा है तो इस वजह से एक्स प्राइम आपको नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ जो है यहाँ भी वाई प्राइम आपको नेगेटिव मिलेगा, तो एक्स प्राइम नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, वाई प्राइम नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन फिर ये है। यानी अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये जो दोनों ऑर्बिट है ये दोनों इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑरिजिन की साइड पे है, लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑरिजिन से दूर है, ये ऑरिजिन की साइड पे नहीं है। एक ऑर्बिट आपका ऑरिजिन की साइड पे आ रहा है, दूसरा जो है वो ऑरिजिन से दूर जा रहा है। ये देखें ये एक ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है। तो अब देखें कि अगर ये दोनों जो हैं नॉन जीरो, तो फिर दोनों नॉन जीरो तो जनरल सोल्यूशन ही आपको जो है वो ऑर्बिट प्रोवाइड करेगा, C1 e की पावर -4t -11, C2 e की पावर 2t 11। अगर आप t जो है वो मोस्ट पॉजिटिव नंबर ले लें, लार्ज पॉजिटिव जब लेंगे तो यहाँ देखें इसका कोफिशिएंट बड़ा है, इसमें जब आप बहुत बड़ा नंबर रखेंगे तो ये नेगेटिव कोफिशिएंट की वजह से ये तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इसने डिनोमिनेटर में चले जाना है। और आपका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ इसको अप्रोच करेगा, C2 e⁻²t 11। और उसके लिए फर्स्ट और थर्ड में हम क्वाड्रेंट में हम ऑर्बिट देख चुके हैं, दोनों को कंबाइन करें तो ये आपको ऑर्बिट मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो डायरेक्शन ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन ये है। इसी तरह अगर आप लार्ज नेगेटिव टी लें, टी को नेगेटिव ले लें, नेगेटिव लेने से ये जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, और आपका सॉल्यूशन जो है वो इसकी अप्रोच रहेगा, C1 e की पावर -4t -11। तो इस सूरत में ये दोनों भी हम ऑर्बिट देख चुके हैं, एक सेकंड में एक फोर्थ में, तो दोनों की डायरेक्शन भी हम देख चुके हैं। ये आपको मिलेगा इस फॉर्म में। अब अगर इसकी बात करें जिसमें लार्ज पॉजिटिव टी है, तो एक तो ट्रेजेक्ट्री आपके पास ये होगी, इसके अलावा बहुत सी ट्रेजेक्ट्री जो है वो और भी एग्जिस्ट करती हैं, वो कुछ इस तरह से होंगी। ये हम ड्रा करते हैं ऐसे, इस तरह से बहुत सी ट्रेजेक्ट्री जो है और भी जो है एग्जिस्ट करेंगी। इनकी डायरेक्शन वही होगी जो इस ऑर्बिट की डायरेक्शन है। इसी तरह से इस साइड पे भी इनकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए भी हमें काफ़ी सारी जो है वो ट्रेजेक्ट्री मिलेंगी जो कि इस टाइप की होंगी। और इनकी डायरेक्शन जो है वो इसी एरो को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बनाएंगे आप।
और इनकी डायरेक्शन ये देखें, ठीक है। अब इन सब को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है इस फिगर में। ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट थे, ये सेकंड थे। इसके बाद हमने कुछ इस तरह से जो है वो ट्रेजेक्ट्री भी ड्रा की है। इनको अब हम कंबाइन कर रहे हैं। इस डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस क्वाड्रेंट में डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। जब इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। इस क्वाड्रेंट में ये है, इसमें ये थी, इसमें ये है, इसमें ये थी। इसी तरह से यहाँ ये है और यहाँ ऐसे है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिर सैडल नोड। ये आपके पास ये फिगर जो है वो नीड फॉर्म में जो है वो शो हो रही है, ठीक है, यानी अनस्टेबल सैडल नोड। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। उसमें आप लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट की हेल्प से, जिनको हम नक लाइंस भी कहेंगे, उसकी हेल्प से भी ड्रा कर सकते हैं। अब देखेंगे नक लाइंस, लाइंस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एंड लाइंस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। ये आपके पास सिस्टम हो जनरल जो हमने पहले लिखा हुआ है। तो लाइंस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट जो है वो आपको कैसे मिलेगा, जब डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल हो, यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है डी एक्स बाई डी टी, वो आपके पास क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो, एक्स प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एक्स नक लाइंस, यानी लाइंस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। और ये लाइंस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो हम पिछले क्वेश्चन में भी ड्रा कर चुके हैं, और वो हमने कैसे की थी, जब हमने डी वाई बाई डी टी को ज़ीरो के इक्वल लिया था। यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको तब मिलते हैं जब आपका डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो, और वर्टिकल टेंजेंट तब मिलते हैं जब डी वाई बाई डी एक्स आपका इन्फिनिटी के इक्वल हो। इन्फिनिटी के इक्वल हो तो जो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आ रहा होता है डी एक्स बाई डी टी, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और जब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो तो फिर नॉमिनेटर में जो आ रहा होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, जो कि एक्स वाई प्राइम है। वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड वाई नक लाइंस या लाइंस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो सिस्टम था आपके पास ये एक्स नक लाइन जो है वो आपको मिलेंगी जब आप एक्स प्राइम को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। एक्स प्राइम ज़ीरो के इक्वल रखा तो माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई आपको क्या मिल गया, वन बाई थ्री एक्स। इसी तरह से वाई नक लाइंस ये आपको मिलेगी जब वाई प्राइम को आप ज़ीरो रखेंगे। वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो तो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई आपको क्या मिल जाएगा, थ्री एक्स के इक्वल। ये दोनों हमें वाई इक्वल टू एक्स बाई थ्री और वाई इक्वल टू थ्री बाई एक्स ये दोनों ड्रा करने हैं। तो ये तो फिगर हमारे पास पहले भी मौजूद थी, ये हमने चेक की थी। अब हमने क्या किया, पहले नंबर पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है ये ड्रा कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यानी वाई नक लाइन जो आपको वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो रखने से मिली थी इक्वेशन, वो थी वाई इक्वल टू थ्री एक्स। ये वाई इक्वल टू थ्री एक्स का ग्राफ है और इस पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है वो बना लिए। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे अपने ग्राफ बनाने हैं। मुझे ऐसा ग्राफ ड्रा करना है जो इस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में से गुजरे, जैसे ये है। उसके बाद ये देखें, ठीक है। इसी तरह से यहां देखा जा सकता है ये तो इनकी डायरेक्शन जो है वो हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे।
जो जो डायरेक्शन है उस क्वाड्रेंट में उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये थी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए। अब वर्टिकल टेंजेंट के लिए देखते हैं। ये वर्टिकल टेंजेंट था, यानी एक्स नक लाइंस, जब आपको एक्स प्राइम इक्वल टू 0 रखना पड़ा तो आपको इक्वेशन मिली y इक्वल टू एक्स बाई 3। तो y इक्वल टू एक्स बाई 3 ये हमने वो इक्वेशन ड्रा की और इस पे हमने ये क्या किए, ये वर्टिकल टेंजेंट लगा ली। अब वर्टिकल टेंजेंट को यूज़ करते हुए हम इसके लिए ट्रैजेक्टरी बनाते हैं। ये देखें, फिर ये बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से इधर ये इनकी डायरेक्शन जो है वो उसी तरह से हम, जैसे इस क्वाड्रेंट में ये है और इस क्वाड्रेंट में ये थी, अब यहाँ भी इस क्वाड्रेंट में ऐसे है और इस क्वाड्रेंट में ये थी। ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमें ये फिगर मिलेगी। इसमें देखें, ये आपके पास थी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और ये थी वर्टिकल टेंजेंट के लिए y इक्वल टू एक्स बाई 3 और y इक्वल टू 3x। तो ये आपको मिलेगा अनस्टेबल सैडल नोड। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि कुछ जो है ये ऑरिजिन की साइड पे जा रही हैं डायरेक्शन, और कुछ जो है वो ऑरिजिन से दूर जा रही है, इस वजह से इसे कहते हैं अनस्टेबल सैडल नोड। और अनस्टेबल सैडल नोड किसी भी लीनियर सिस्टम से फेज प्लेन डायग्राम आपको तब मिला करेगी जब आपके पास एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी। अल्लाह हाफिज़।